एक ऐसी जगह जहां हर गली में इतिहास है, हर घाट पे आस्था है और हर सांस में महादेव। इसे कोई वाराणसी कहता है, कोई काशी और कोई बनारस। तीन नाम लेकिन शहर एक। वाराणसी नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे प्राचीन नाम है, जो संस्कृत शब्द काश से निकला है, जिसका अर्थ है प्रकाश। और बनारस पाली भाषा में वाराणसी को वाराणसी कहा जाता था, जिससे आगे चलकर इसका नाम बनारस पड़ गया। लेकिन प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या होगा? काशी जहां महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की, वो काशी जिसने 108 जन्मों की साधना के बाद सती को पार्वती के रूप में पुनः मिलते देखा। काशी जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं, बल्कि उसे जिया। शायद इसलिए यहां महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा माना जाता है। यही वजह है कि काशी में सिर्फ हर हर महादेव नहीं कहा जाता, कहा जाता है ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। यहीं स्थित है एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसे मंदिरों का शहर, धर्म की राजधानी, रोशनी का शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक कहा जाता है। यहीं स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वो स्वयं महादेव में विलीन हो जाता है। लेकिन आखिर लोग बनारस आते किस लिए हैं? देव दीपावली, गंगा आरती, बनारसी खाना, बनारसी साड़ी। ये शहर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसे समझने के लिए शायद एक इंसान का पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। फिर भी मैंने बनारस को हर नजरिए से देखने की कोशिश की। पहेली आज भी पूरी नहीं सुलझी, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई। आप बनारस आ तो जाओगे, लेकिन बनारस से कभी वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में यह शहर आपको हर वो एहसास महसूस करा देगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं कि काशी कैसे पहुंचा जाए। काशी आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं: बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। अगर आप रोड से आना चाहते हैं तो वाराणसी भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से नेशनल हाईवेज के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भारत के लगभग हर बड़े शहर से वाराणसी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं वाराणसी जंक्शन और बनारस रेलवे स्टेशन। इन दोनों स्टेशनों से शहर के लगभग हर हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत के कई बड़े शहरों से नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो इस तरह आप आसानी से काशी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी यात्रा की। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने पहले अयोध्या को एक्सप्लोर किया था और वहीं से हमने ट्रेन पकड़ी वाराणसी के लिए। अयोध्या से वाराणसी का सफर लगभग 4 से 5 घंटे का है और देखते ही देखते हम पहुंच गए महादेव की नगरी काशी। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम सीधे पहुंचे गोदौलिया चौक। बनारस का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। लगभग सभी प्रमुख घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, पुरानी गलियां और मुख्य आकर्षण यहीं से पास पड़ते हैं। इसलिए अगर आप यहीं या इसके आसपास रुकते हैं तो आपकी पूरी यात्रा काफी आसान हो जाती है। अब बात करते हैं स्टे की। यहां आपको हर बजट के हिसाब से रूम मिल जाते हैं। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो लगभग 500 रुपए में अच्छा ठहरने का विकल्प मिल जाएगा। बजट होटल 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप घाट के बिल्कुल पास अच्छे होटल में रुकना चाहते हैं तो उसका किराया लगभग 4000 रुपए से 5000 रुपए या उससे भी अधिक हो सकता है। हमने भी घाट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक होटल बुक किया था। सबसे पहले हम होटल पहुंचे, चेक इन किया और फिर होटल तक पहुंचने के लिए हमें उन संकरी प्राचीन गलियों से होकर गुजरना पड़ा।
जिन्होंने सदियों का इतिहास अपने अंदर समेट रखा है। उनकी मंदिर हर मोड़ पर हर हर महादेव की गूंज और हर कदम पर ऐसा एहसास जैसे समय आज भी यहीं कहीं ठहर गया हो। यही तो है महादेव की नगरी काशी। तो चलिए अब पहुंचते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में। अगर आप पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी यात्रा बहुत आसान बना देंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। कहां से एंट्री लेनी है, फोन कहां जमा करना है, बैग कहां रखना है और मंदिर के साथ वो फोटो कहां क्लिक करनी है जो शायद हर कोई मिस कर देता है। हमारा होटल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम घाटों और पुरानी गलियों से होते हुए चलते चलते गंगा द्वार पहुंच गए। और जिस दिन हमने दर्शन किए वो दिन था गुड़ी पड़वा। हमने जानबूझकर यही दिन चुना था क्योंकि नए साल की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद से करना चाहते थे, और उससे बेहतर जगह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से बढ़कर और क्या हो सकती थी। अब सबसे जरूरी प्रोसेस समझ लीजिए। अगर आप गंगा द्वार यानी गेट नंबर 1 से दर्शन करने वाले हैं तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर एक फ्री बैगेज डिपॉजिट सेंटर बना हुआ है। बहुत से लोग बाहर पैसे देकर बैग जमा करते हैं, लेकिन यहां मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बैग रखने की सुविधा बिल्कुल फ्री है। इसलिए सबसे पहले अपने सारे बैग यहीं जमा कर दीजिए और बैग के अंदर अपने बाकी सभी फोन भी रख दीजिए। लेकिन अगर आपको गंगा द्वार पर काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ वो खूबसूरत फोटो क्लिक करनी है तो सिर्फ एक फोन अपनी जेब में रखिए, बाकी सभी फोन बैग के अंदर रखकर डिपॉजिट कर दीजिए और अपना टोकन लेना बिल्कुल मत भूलिए। अब जेब में जो एक फोन है उसे लेकर आराम से सिक्योरिटी चेक क्रॉस कीजिए, और जैसे ही आप गंगा द्वार पहुंचेंगे तो ऊपर राइट साइड में आपको ICICI बैंक दिखाई देगा। बस उसी लेन में थोड़ा ऊपर जाकर खड़े हो जाइए। यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे बैकग्राउंड में दिखाई देता है, और यकीन मानिए मेरे हिसाब से मंदिर की सबसे खूबसूरत फोटो यहीं से आती है। फोटो क्लिक करने के बाद वापस नीचे आइए। जहां श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है उसी के लेफ्ट साइड में फोन डिपॉजिट करने का काउंटर है। यहीं पर जेब वाला आखिरी फोन भी जमा कर दीजिए और यहीं से सीधे लाइन में लग जाइए। अगर आप नॉर्मल लाइन से दर्शन कर रहे हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय मानकर चलिए। हम करीब शाम 5 बजे लाइन में लगे थे और लगभग 6:30 बजे बाबा के दर्शन हुए। अब एक और जानकारी जो बहुत काम की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कुल 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, लेकिन अगर आप VIP या सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए गेट नंबर 4 के पास श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्प सेंटर है। यहीं से 300 रुपए प्रति व्यक्ति में सुगम दर्शन का टिकट मिलता है। अगर आपको पूजा या अभिषेक करवाना है तो उसकी जानकारी और शुल्क भी यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन हमने दर्शन गंगा द्वार यानी गेट नंबर 1 से सामान्य लाइन में किए थे, और फिर करीब 1 से 1.5 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार हमें बाबा के दर्शन हुए। जिस शिवलिंग के दर्शन आज लाखों श्रद्धालु करते हैं उसके पीछे भी एक बेहद अद्भुत इतिहास छिपा हुआ है। आज जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करते हैं उसे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, लेकिन इससे पहले बाबा यहाँ आदि विश्वेश्वर महादेव के रूप में विराजमान थे। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय जब प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया तब मंदिर के पुजारियों ने बाबा के मूल शिवलिंग की रक्षा के लिए उसे ज्ञानवापी कुएं में सुरक्षित कर दिया। उसके बाद लगभग 108 वर्षों तक श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हुए, और उसी समय लोग ज्ञानवापी कुएं को ही बाबा विश्वनाथ का स्वरूप मानकर पूजा करने लगे। समय बीतता गया, फिर इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर काशी पहुंची। जब उन्हें ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने ज्ञानवापी कुएं के पास बाबा से प्रार्थना की, हे आदि विश्वेश्वर महादेव, मैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर आपके दर्शन के लिए काशी आई हूं। कृपया मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए।
कहा जाता है कि उसी रात बाबा ने अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देवी, नर्मदा नदी में स्नान करना। जो शिवलिंग तुम्हारे आंचल में आए उसे लेकर काशी आना और ज्ञानवापी कुएं के सामने उसे स्थापित करना। वही शिवलिंग आगे चलकर काशी विश्वनाथ के नाम से पूजा जाएगा। मान्यता है कि अहिल्याबाई होलकर ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और उसी के बाद वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यही कारण है कि आज जिस काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोड़ों श्रद्धालु करते हैं, उसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान हमेशा याद किया जाता है। बाबा के दिव्य दर्शन करने के बाद हम वापस गेट नंबर 1 यानी गंगा द्वार से बाहर निकल आते हैं। तब तक करीब शाम के 7 बज चुके थे। घाट पर हर रोज शाम 7 बजे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। जब हम घाट पहुंचे तब तक लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस आरती शुरू होने ही वाली थी। हम भी वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए और शुरू हुआ वो दृश्य जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। घंटियों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण, हजारों श्रद्धालुओं की आस्था और मां गंगा के किनारे जलते हुए दीप। यकीन मानिए, अगर बनारस आए तो इस आरती को कभी मिस मत कीजिए। यह आरती लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चलती है और हर एक पल आपको भीतर तक शांत कर देता है। आरती खत्म होने के बाद हमने सोचा चलो अब कुछ खाया जाए, लेकिन जैसे ही हम घाट पर थोड़ा आगे बढ़े हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट। और यहीं आकर मुझे एहसास हुआ कि शायद बनारस को महादेव की नगरी क्यों कहा जाता है। एक तरफ लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों लोग मां गंगा की आरती में लीन हैं और उसी के कुछ कदम आगे मणिकर्णिका घाट पर चिताएं लगातार जल रही हैं। यही है बनारस, जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। उसी पल मेरे मन में एक बात आई, अगर इंसान खाली हाथ आया है तो खाली हाथ ही जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ उसका कर्म और महादेव का नाम। कहा भी जाता है, जो हर पल शिव शिव का स्मरण करता है, महादेव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। मणिकर्णिका घाट से बाहर निकलने के बाद कुछ मिनटों तक हम में से कोई भी कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जो हमने अभी देखा था उसे सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया था। जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सच। खैर, थोड़ा माहौल बदलने के लिए हम गोदौलिया चौक की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले एक दुकान पर रबड़ी लस्सी पी, उसके बाद फेमस चाय और ब्रेड मस्का ट्राई किया और फिर शुरू हुई मलियों की तलाश। रील्स में एक दुकान सबसे ज्यादा वायरल थी, तो हमने भी सोचा चलो वहीं चलते हैं, आखिर बनारस रोज रोज थोड़ी आते हैं। चलते गए और लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार हम उस दुकान तक पहुंच ही गए। लेकिन भैया ने मुस्कुराकर कहा, मलियो खत्म हो गई। बस उस पल जो सुनने को मिला वो मैं आपको नहीं बता सकता। इतनी दूर चलने के बाद अगर कोई बोले खत्म हो गया तो कैसा लगता है, ये शायद आप समझ ही सकते हैं। अब तक हम पूरी तरह थक चुके थे और हमने डिसाइड किया बस अब कुछ खाकर सीधे होटल चलते हैं, बाकी मंदिर कल देख लेंगे। लेकिन शायद महादेव को कुछ और ही मंजूर था। लोग कहते हैं आप काशी को प्लान नहीं करते, काशी आपको प्लान करती है। उस दिन ये बात पहली बार सच लगने लगी।
क्योंकि हमने जितना अपनी ट्रिप को प्लान करने की कोशिश की, काशी उतनी ही बार हमें किसी और रास्ते पर ले गई। और यही इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहां जो होता है वो शायद बाबा की इच्छा से होता है। फिर बस ऐसे ही मैंने मोबाइल निकाला और सोचा चलो देखते हैं आसपास और क्या है। मैंने सर्च किया काल भैरव मंदिर, और भाई साहब जो अगला पल था उसने पूरी रात बदल दी। जिस दुकान के लिए हम 1.5 किलोमीटर चले थे, वहीं से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था काल भैरव मंदिर। उस पल ऐसा लगा जैसे बाबा काल भैरव हमें खुद बुला रहे हों। मलियो नहीं मिली, क्योंकि शायद आज प्रसाद कुछ और था। तो चलिए, अब बारी थी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन की। जब हम मंदिर पहुंचे तब रात के करीब 8:30 से 9 बज चुके थे, लेकिन इतनी रात होने के बावजूद लाइन अभी भी लगभग 1 घंटे की थी। एक पल के लिए लगा रुके या वापस चले, लेकिन शायद बाबा ने बुलाया था, और जब बाबा बुलाएं तो फिर इंतजार भी प्रसाद जैसा लगता है। वैसे भी नए साल की शुरुआत हमने महादेव के आशीर्वाद से की थी, और अब काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना भी शायद उतना ही जरूरी था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार हमें बाबा के दर्शन हुए, और सच कहूं इतने लंबे इंतजार के बाद जो शांति वहां महसूस हुई वो शब्दों में बताना मुश्किल है। ये रहे बाबा काल भैरव मंदिर के कुछ खूबसूरत दृश्य। अगर आप यहां आने वाले हैं तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिए। मंदिर के बाहर प्रसाद की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जूते चप्पल रखने की सुविधा भी है, लेकिन ज्यादातर दुकानदार आपसे अपनी दुकान पर जूते रखने के लिए कहेंगे और फिर वहीं से प्रसाद लेने का अनुरोध करेंगे। अगर आपका मन हो तो प्रसाद वहीं से ले सकते हैं, या फिर मंदिर के शूज स्टैंड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे बनारस के 2 सबसे प्रमुख मंदिर। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो कुछ और मंदिर हैं जिनके दर्शन भी जरूर करने चाहिए। सबसे पहला मां अन्नपूर्णा मंदिर। ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास है, और यहाँ की सबसे खास बात यहाँ मिलने वाला प्रसाद है। इसके बाद अगर आप गेट नंबर 4 की तरफ से मंदिर जा रहे हैं तो एक और मंदिर बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ढूंढीराज गणेश मंदिर। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन किए जाते हैं। इसी परंपरा के अनुसार बहुत से श्रद्धालु पहले ढूंढीराज गणेश के दर्शन करते हैं और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ के। हालांकि हम गंगा द्वार यानी गेट नंबर 1 से गए थे, इसलिए हमारा रूट अलग था, लेकिन अगर आप गेट नंबर 4 से जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। और अगर आपको आर्किटेक्चर और अलग अलग संस्कृतियों के मंदिर देखना पसंद है तो एक और जगह आपकी लिस्ट में होनी चाहिए, नेपाली मंदिर। इस मंदिर का निर्माण नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की शैली में किया गया है। लकड़ी की नक्काशी, इसकी वास्तुकला और पूरा वातावरण इसे काशी के सबसे अलग मंदिरों में से एक बनाता है। यकीन मानिए, कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे आप बनारस में नहीं बल्कि नेपाल पहुंच गए हों। काशी में इसके अलावा भी अनगिनत मंदिर हैं, इसलिए आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से उन्हें अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब तक इतनी घूमने के बाद भूख तो लग ही चुकी थी, तो चलिए अब देखते हैं बनारस में ऐसा क्या क्या खाना चाहिए जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना दे। अब अगर बनारस आकर यहाँ का खाना नहीं खाया तो समझो आपकी ट्रिप अभी अधूरी है। तो चलिए बताता हूँ बनारस की मेरी टॉप फूड रिकमेंडेशंस। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखकर बनाई हुई लिस्ट नहीं है। इनमें से ज्यादातर जगह मैं खुद गया हूं और खुद ट्राई करके बता रहा हूं। सबसे पहले मलियो। अगर बनारस की कोई ट्रेडमार्क डिश है तो वो है मलियो। ये आपको सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलता है। दूसरा, टमाटर चाट। ये बनारस की सबसे यूनिक चाटों में से एक है। इसे आलू, टमाटर और कई तरह के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे फेमस जगह है काशी चाट भंडार। हाँ, भीड़ बहुत मिलेगी। अब बात करते हैं लस्सी की। बनारस में 2 नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलेंगे, ब्लू लस्सी और पहलवान लस्सी। हम ब्लू लस्सी 2 बार गए।
पहली बार दुकान बंद मिली, दूसरी बार लस्सी ही खत्म हो चुकी थी। आखिर में हमने पहलवान लस्सी ट्राई की और वो हमें काफी पसंद आई। मलाई टोस्ट, इसके लिए सबसे फेमस जगह है लक्ष्मी चाय। यहाँ की चाय मुझे नॉर्मल लगी, लेकिन मलाई टोस्ट काफी अलग और टेस्टी था। और अब वो चीज जिसके बिना बनारस की यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती, बनारसी पान। अगर बनारस आकर बनारसी पान नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। वैसे हमने कई जगह पान ट्राई किया, लेकिन हर दुकान ऑथेंटिक नहीं होती। असली बनारसी पान मुख्य रूप से मगहई और देसावरी पत्तों से बनाया जाता है। इसी खासियत की वजह से बनारसी पान को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछेंगे तो काल भैरव मंदिर के एंट्रेंस से थोड़ा आगे लेफ्ट साइड पर गेनी पान भंडार जरूर ट्राई करना। आपके सामने पूरा पान तैयार होता है और उसे बनते हुए देखना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अगर आप स्ट्रीट फूड के अलावा किसी अच्छे कैफे की तलाश में हैं, तो मेरी 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली, वाटिका कैफे। ये 80 घाट के बिल्कुल पास है। हाँ, यहाँ वेटिंग काफी ज्यादा होती है, कभी कभी 1 घंटे तक भी, लेकिन बिलीव मी, इट्स वर्थ इट। हमने यहाँ अनियन गार्लिक मशरूम पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता और एप्पल पाई विद आइसक्रीम ट्राई की, और चारों चीजें बहुत अच्छी थीं। दूसरी रिकमेंडेशन, कैफे गुलेरिया। अगर आप गंगा किनारे शांत माहौल में बैठकर कॉफी पीना चाहते हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। भोसले घाट के पास स्थित ये कैफे अपने हेरिटेज आर्किटेक्चर और रिवर व्यू दोनों के लिए काफी फेमस है। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं तो इन सभी जगहों को अपनी फूड लिस्ट में जरूर शामिल करना। यकीन मानिए, आपकी फूड जर्नी और भी यादगार बन जाएगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन, बाबा काल भैरव के दर्शन, बनारस का स्वादिष्ट खाना, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो बनारस की असली पहचान है तो वो है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। भारत की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरतियों में हरिद्वार, ऋषिकेश और बनारस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन दशाश्वमेध घाट की शाम की गंगा आरती का अनुभव अपने आप में एक अलग ही एहसास है। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो गंगा आरती बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बनारस में गंगा आरती के 2 प्रमुख स्थान हैं। पहला, दशाश्वमेध घाट, जहां हर शाम करीब 7 बजे भव्य गंगा आरती होती है, और दूसरा 80 घाट, जहां सुबह सुबह बनारस के साथ गंगा आरती और वैदिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आरती के समय घाट की सीढ़ियां, नावें, आसपास की छतें सब श्रद्धालुओं से भर जाती हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ आस्था ही दिखाई देती है। अगर आप बोट से आरती देखना चाहते हैं तो बार्गेनिंग करने पर लगभग 100 रुपए प्रति व्यक्ति में नाव मिल जाती है। लेकिन अगर मेरी सलाह पूछो तो मैं कहूंगा, घाट पर खड़े होकर आरती का अनुभव करना। हाँ, इसके लिए करीब 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, लेकिन जो अनुभव घाट की सीढ़ियों पर हजारों लोगों के बीच आरती देखने का है, वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं दशाश्वमेध घाट की ये दिव्य और भव्य गंगा आरती।
और यहीं खत्म नहीं होती बनारस की कहानी, क्योंकि अगली सुबह हम निकलेंगे गंगा स्नान के लिए। आखिर बनारस में सही जगह गंगा स्नान कहाँ करना चाहिए? गंगा जल का क्या आध्यात्मिक महत्व है? 84 घाटों में कौन कौन से घाट किस लिए प्रसिद्ध हैं? कौन सा घाट किस काम के लिए जाना चाहिए? कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग यहीं हुई है? और मैंने पूरे 84 घाट पैदल कैसे एक्सप्लोर किए, ये सब मैं आपको अगले व्लॉग में विस्तार। तो अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी उत्तर प्रदेश यात्रा की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर पहले से अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक हर हर महादेव, जय माता।